वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS प्री 2023 जो कि 21 मई 2023 को कंडक्ट हुआ है, इसकी पूरी की पूरी आंसर की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम की तरफ से आप देखने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप यूपीपीसीएस 2023 के मेंस या फिर यूपीपीसीएस 2024 के प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड ग्रुप ऑलरेडी रनिंग है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल यहाँ पे हिस्ट्री से है कि जो उलेमा मुस्लिम थे वो कुरान के जो पैसेजेस हैं उनके इंटरप्रेटर थे। साथ में ही जो सुल्तान थे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी साथ में, और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे जैसे कि मस्जिद की बिल्डिंग वो सब बनवाई जाने की जो इंपॉर्टेंस थी वो बताई गई थी इनके द्वारा। स्टेटमेंट 2 है हमारे सामने कि ये जो उलेमा लोग थे ये पॉलिटिकल मैटर में नहीं बोलते थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो उलेमा थे वो पॉलिटिकल मैटर में बिल्कुल बोलते थे और कई सारे सुल्तान को सलाह भी देते थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इस वजह से आंसर होगा सी। उसके बाद यहाँ पे है स्टेटमेंट नंबर 1 कि जो रॉलेट एक्ट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आया था, जबकि ऐसा नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में चलाया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चली थी और आगे रीजन तो बेकार में लिखा गया है कि जो नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको तोड़ने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था, जबकि ऐसा नहीं है, इसका पर्पस कुछ और था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया अपने आप। और दूसरा है कि जो रॉलेट बिल था उसमें पर्पस यही था कि जितने भी मजिस्ट्रेट उस समय के रहेंगे वो सब मुकदमा चला सकेंगे बिना किसी फॉर्मल प्रोसीजर के, कि ना तो कोई सम्मन भेजा जाएगा ना कोई FIR होगी, बस सीधे कोर्ट अपनी तरफ से मुकदमा चला सकेगा, ना अपील ना दलील ना वकील। ये सेंटेंस इसी से रिलेटेड है। तो दूसरा एकदम सही है, तो इसका आंसर हुआ डी। पहला सही, दूसरा पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर अगेन हिस्ट्री से, इस बार असर्शन रीजन का सवाल है। फॉर्मेट आप जानते ही हैं किस तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मौर्य एम्पायर जो पूरा का पूरा था ये अशोका के बाद से इसका पतन होना चालू हो गया था। और दूसरा है कि अशोका ने धम्म विजय की नीति को अपनाया और इसके बाद अपनी आर्मी डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी इसके राज्य में सेना रहेगी ही नहीं, ऐसा यहाँ पे इंतजाम कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होना चालू हो गया था अशोका के बाद, लेकिन अशोका ने धम्म विजय की नीति को अपनाई लेकिन अपनी आर्मी को डिसकंटिन्यू नहीं किया। तो कुल मिला के असर्शन यहाँ पे एकदम सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो आंसर बना सी। उसके बाद आगे है यहाँ पर 4 नंबर लकुलीस पाशुपत सेक्ट। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है? हुविस्की की मुद्रा से बिल्कुल मिलेगी, चंद्रगुप्त सेकंड का जो मथुरा इंक्रिप्शन है यहाँ से भी मिलेगा। तो एलिमिनेशन लगाना चालू कर देते हैं। जहाँ पे इन्होंने 1 को एक्सेप्ट नहीं करा है वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा और जहाँ पे 2 को एक्सेप्ट नहीं करा गया है वो भी चला जाएगा। अब उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं। अब 5 दोनों में है तो 5 हमें देखना ही नहीं है कादम्बनी वाला, हमें 4 वेरीफाई करना है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी हुई थी क्या उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बिल्कुल, तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ से सही माना जाएगा। उसके बाद आगे है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। यहाँ पे विरूपाक्ष पामा देवी जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको घबराना नहीं था बिल्कुल भी। जो स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तुरंत छोड़िए, अगले पे आइए। जो सबसे आसान स्टेटमेंट है वो 5 नंबर है कि विरूपाक्ष किसके रूप थे? विष्णु के नहीं, वो शिव के रूप थे। तो जहाँ पे 5 नंबर को एक्सेप्ट करा गया है वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, कम से कम एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता हुआ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर पंपा देवी की ओर से शासन किया जाता था, ऐसा लोग वहाँ पे दावा करते थे, जबकि ऐसा नहीं है, विरूपाक्ष की ओर से शासन किया जाता था। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्ट करा हुआ है वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट सी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं मैच दी फॉलोइंग। अगेन फिर से आपके लिए वही सलाह थी कि आपको घबराना नहीं था, जो सबसे आसान चीज़ है उसको पकड़ना था। भागवत गीता के जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होते हैं ये हमारी कंपाइलेशन में आपको मिल जाएंगे SCS के। यहाँ पे बंगला में अनुवाद किसने किया था इस बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो मालाधर वासु ने। तो बी का जहाँ पे 3 गिवन है उसको ढूंढिए। बी का 3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ए ऑप्शन यहाँ से चला गया। आप यहाँ पे 70% से ज़्यादा पेपर में सेम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, जैसे कि इसमें यहाँ पे जो सबसे आसान चीज़ है उसको सबसे पहले पकड़ना है। कौन सा ऐसा विदेशी ट्रैवलर है जो कि भारत में 6 बार आया था? तो इसका नाम है टैवर्नियर। प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बी का 4, जहाँ पे बी का 4 है उसको टिक कर देंगे, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, डी में है। इसके बाद सब्सिडरी लाइन से जो कि वेलेस्ली ने 1798 में शुरू की थी। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है इसकी प्रोविजन के बारे में। तो सबसे पहले ये था कि ये जैसे कोई रियासत है तो इसकी सारी इंटरनल सिक्योरिटी ब्रिटिश की जिम्मेदारी होगी, जो कि पहले में दिया है वो सही है। दूसरा है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस प्रकार से होगी, यहाँ पे ब्रिटिश अपनी आर्मी की सिक्योरिटी लगा देंगे, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि ये जैसे रियासत है इसको किसी दूसरी रियासत से अगर कोई संपर्क करना है, कोई संधि करनी है तो बिना ब्रिटिश से पूछे काम नहीं चलेगा, ये भी सही है। लेकिन एक बार ये सब चीजें पेपर पे साइन कर ली गई तो जिसने साइन करी है वो पीछे नहीं हट सकता, जबकि यहाँ पे चौथे में लिखा हुआ है वो पीछे हट सकता है। तो 1, 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद 9 नंबर में भी एलिमिनेशन का खेला चलेगा। किस तरीके से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774, तो ए का 2 इधर नहीं है, इधर नहीं है, 2 में है। अब एक बार फिर से देखिए, बॉम्बे और थाने के बीच में ट्रेन कब चली? 1853 में। तो सी का 4 कहाँ पे है? तो सी का 4 जी यहाँ नहीं है, इधर है अपने सी में। उसके बाद 10 नंबर में अगर आप देखें तो 2 स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट हमारी टेक्स्ट बुक से, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, लोग कहा करते हैं कि आप लोग बोलते हो, हमारे पेड ग्रुप में कई लोगों की कंप्लेन होती है कि हम बेसिक क्यों अपना मजबूत करें। तो बेसिक अपना मजबूत क्यों करें और वहाँ से कैसे सवाल आएंगे, आज हरियाणा पीसीएस ने हमारे सामने साबित कर दिया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, और तमाम सारी चीज़ें और इसकी जो ब्रांचेस थी वो मेजर भारतीय शहर में खोली गई थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने ये दिखाया था कि हमारे देश की जो भी गरीबी है वो उसके लिए हम नहीं जिम्मेदार, लोकल कंडीशन का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये जो गरीबी है ये अंग्रेज लेकर के आए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए यहाँ से ऑप्शन बना। उसके बाद 11 नंबर असर्शन रीजन से है। असर्शन हमारे सामने है कि नवंबर 1933 में इंडियन लेबर जनरल में जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट किया था कि सोशल और नेशनल स्ट्रगल आपस में एकदम बेसिक है, यानी कि नेशनल और सोशल स्ट्रगल एक दूसरे से अलग नहीं है और दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता। अगर इसका जवाब आपसे मांगा जाए कि नेहरू ने ऐसा क्यों लिखा था, तो उसका जवाब आप ये नहीं देने जाएंगे कि इन्होंने वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग से ये आह्वान किया था कि आप एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में अपना किरदार निभाइए। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा जरूर था, लेकिन इसका जवाब आप ये नहीं देंगे। तो दोनों सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी। अब थोड़े से लेंदी क्वेश्चन समाप्त होते हुए यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट भी चेंज होता हुआ ज्योग्राफी।
फारेनेटिक स्ट्रक्चर का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, तो ग्रेनाइट है, डियोराइट है, गैब्रो है, लेकिन रियोलाइट नहीं है, तो सी। उसके बाद आप आगे देख लीजिए, जो टाइबर रिवर है जो इटली के पास से निकलती है, ये कस्पेट डेटा का एग्जाम्पल नहीं है। अरे भाई उसी का तो है, ये गलत। ये टायरिनियन समुद्र में जाकर गिरती है, ये भी एकदम सही है। ये रोम से निकलती है, जैसा हमने बताया, ये भी सही है। सही पूछा हुआ है तो 2 और 3 सी। इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर, यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ये भारत का सबसे पुराना है, सही है। इसका मोस्ट कॉमन रॉक है गिनेस, इसको नीस भी बोलते हैं, और जो धारवाड़ सिस्टम है ये इसका अंतिम हिस्सा है, तो तीनों ही सही है, सी। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ट्रेंच दे रखी हैं और उसको आपको साउथ से नॉर्थ लगाना है। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको साउथ सैंडविच ट्रेंच मिलेगा, तो जहाँ पे वो सबसे पहले नहीं है क्योंकि साउथ वाला सबसे पहले गिवन होगा आपको, तो वो सारे ऑप्शन हमारे जा चुके हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि सबसे ऊपर नॉर्थ में कुरिल ट्रेंच आ रहा है, क्यूरिल ट्रेंच, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 ऑप्शन अभी भी जीवित हैं, लेकिन इससे जस्ट पहले जापान आना है जो कि ए में है, तो आंसर बनेगा ए। इसके बाद अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड है, 2 स्टेटमेंट है कि जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, ये सरकारी सिस्टम किस तरीके से चलता था उसके ऊपर आधारित है। और 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन थी, खेती किसानी ज़्यादा चलती थी, लैंड रेवेन्यू सरकारी इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। और कौटिल्य ने ये माना था कि लैंड टैक्स में जो कुछ भी चेंज होगा उसके रिस्पॉन्सिबल राजा होंगे सीधे सीधे, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ए। इसके बाद आपको ये कोल फील्ड लगाने हैं साउथ से नॉर्थ में, यानी जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले रखा जाएगा। हमारी ज्योग्राफी लिस्टिंग से सीधे सीधे ये सवाल है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो नेवली है ये पड़ता है तमिलनाडु में, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा, जहाँ पे वो नहीं है वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे। उसके बाद ये जो सिंगरेनी है ये तेलंगाना के आसपास पड़ता है, तो 4 के बाद आएगा 1, सिर्फ सी में गिवन है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, मैच दी फॉलोइंग है, इसमें आपको थर्मल पावर प्लांट और राज्य मिलाने हैं। अगेन अपना एलिमिनेशन मेथड, आप ये देख पा रहे हैं कि जो ट्रॉम्बे है ये मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में पड़ता है, तो डी का 1, तो डी का 1 इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ इधर है, बी को टिक किया और आगे बढ़े। इसके बाद आपको प्लेट और ट्रेंच को मिलाना है, ये भी हमारी ज्योग्राफी लिस्टिंग से सीधे हो जाता। आप ये देख पा रहे हैं कि मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक और फिलीपींस प्लेट के आसपास पड़ती है, तो 1 का बी, इधर नहीं है, इधर नहीं है। 2 का यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन 2 इतनी जल्दी दिमाग में आता नहीं है, लेकिन ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये टोंगा ट्रेंच के आसपास पड़ती है, तो 3 का ए, तो ये लीजिए 3 का ए, 1 का बी, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होता हुआ। उसके बाद वही अपना हिस्ट्री का सवाल, वही 2 स्टेटमेंट। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप और विहारों का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही बात है, इसका राज्य वहीं पे फोकस्ड था, उसी के आसपास कंसंट्रेटेड था। और दूसरा है कि पेशावर से जो कुछ भी हमें मिला है स्तूप और विहारों की खुदाई के बाद, उसमें हमें किस किस की मूर्ति मिली है, बुद्ध की, कनिष्क की, लेकिन इंद्र और ब्रह्मा की नहीं मिली है, जबकि इन दोनों की भी मिली है, तो ये गलत, ये सही। तो 1 is true, 2nd is false, तो सी। 21 नंबर आप देखिए फिर से सेम सवाल, कांची साउथ इंडिया का सिटी था, पल्लव की राजधानी था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे में कांची के जो रहने वाले थे उनमें ह्यूनसेंग नहीं था, वो हर्षवर्धन काल का था। उसके अलावा वात्सायन, ये कांची कहाँ से पहुंच गए, ये तो वाराणसी के थे, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी वापस से सी। इसके बाद आप देख रहे हैं असर्शन रीजन से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे था। यहाँ पे आप जानते हैं इसका पूरा सीन क्या था, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई रियासत है, उसका कोई राजा मरा तो उसके गोद लिए हुए बच्चे को उसकी रियासत नहीं मिलेगी, ये सिंपल सी बात थी। और दूसरा है कि इसमें लॉर्ड डलहौजी ने ये सब इसलिए किया ताकि इनकी रियासतों की संख्या कुकुरमुत्तों की तरीके बढ़ती ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रीजन ब्रिटिश इंडिया में आ पाए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके क्यों आए थे, तो उसका पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन में एग्जैक्ट, तो 22 का बनेगा ए। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर वापस से असर्शन रीजन है, दसवंत पेंटर ने पागलपन में आकर आत्महत्या कर ली थी, ये भी सही है। और रीजन है कि दसवंत की जो एक पेंटिंग थी जिसका नाम था खानदान तैमूरिया, इसको खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में आज भी रखा गया है। तो अगर आपसे कोई ये जवाब मांगे कि दसवंत पेंटर ने पागलपन में आकर क्यों आत्महत्या कर ली, तो उसका जवाब आप ये नहीं देंगे कि उसका ये जो काम है ये पटना में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इलॉजिकल बात है कि नहीं, लेकिन दोनों की जगह सही है, तो इसलिए भी। कुछ कठिन सवाल भी एग्जाम में आए थे, लेकिन आप चाहें तो उनको छोड़ सकते थे और आगे जो इजी संभावित क्वेश्चन उनको कर सकते थे। इन्हीं में से एक है ये हेनरिक वॉन थ्यूनेन, इनकी जो थ्योरी है इनके संबंध में सवाल है यहाँ पे, सही पॉइंट इनके बताने हैं हमको। तो आपने वापस घबराना नहीं था, सीधे सीधे आपको जो इजी पॉइंट था आपके लिए वो सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि एक शहर है एक गाँव है और दोनों के अपने अलग अलग इन्वायरमेंट हैं और दोनों के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये इनकी कहानी थी। चौथा पॉइंट यहाँ से मैच कर रहा है और दूसरा मतलब ए। 25 नंबर जो सवाल है ये हमारे डिस्कशन ग्रुप में कई बार इस पे ऑडियो दिया हुआ है, जो गाडगिल योजना है ये हमारी 3rd 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो सी का 2, तो सी का 2 इधर है, इन दोनों जगह नहीं है। और उसके अलावा जो 5 IIT बनी थी पहले 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था, उन्हीं दिनों का मामला था, तो ए का 4, सी का 2 मतलब बी। उसके बाद जो सवाल है वो 2 स्टेटमेंट है, सही है, दोनों की गलत है, कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। औरंगजेब ने कुव्वत-उल इस्लाम का निर्माण कराया था क्या, नहीं, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 27 प्रीवियस मंदिर को गिरा करके, तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत, मतलब डी। उसके बाद भी सेम नेचर का यहाँ पे सवाल, विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं विजयनगर में, तो सही है ये। और दूसरा है यहाँ पे विजयनगर के जितने भी शासक थे उन्होंने अपने पुराने ट्रेडिशन को कंटिन्यू तो रखा लेकिन अपडेट करने के बाद, तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, ए। उसके बाद आप आगे देखिए असर्शन रीजन का सवाल है, ये जो यूरोपियन लोग थे इन्होंने हमारी सभ्यता को नकार दिया था और उसको पिछड़ा मानते थे, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा 19वीं सेंचुरी के पास कुछ स्कॉलर ऐसे थे जो हमारी सभ्यता को एनालाइज करते थे और उस पर लिखते भी थे, मैक्स म्यूलर उनमें से एक थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही तो है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि यूरोपियन लोग हमारी सभ्यता को क्यों नकार देते थे, तो उसका जवाब आप ये नहीं देंगे कि इस यहाँ पे कुछ राइटर ऐसे थे जो इसके बारे में लिखते थे, तो आंसर होगा बी। 29 नंबर वापस से असर्शन रीजन, असर्शन आपके सामने है कि जो एओ ह्यूम थे इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी उस जमाने के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन की गाइडेंस के साथ, तो ये भी सही है। और दूसरा है कि जो उस समय की कांग्रेस स्थापित हुई थी ये कुछ और नहीं बल्कि ब्रिटिश लोगों का एक तरीका था ताकि उनके प्रति जो इससे पहले 57 में विद्रोह हुआ था ऐसी चीज़ दोबारा ना हो और लोग डिससेटिस्फाइड ना रहें। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि एओ ह्यूम ने वाइसरॉय की गाइडेंस क्यों ली, क्योंकि सब सदे गठे थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आने वाले यूपीपीसीएस मेंस और अगले साल यूपीपीसीएस प्री में अगर आपको अपियर होना है, आपने मन बनाया है, तो पेड ग्रुप रनिंग है, इन तीनों नंबर पे कभी भी कॉल करके आप जानकारी प्राप्त करें। 30 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो बुद्धिस्ट की गुफाएं थी उनके ऊपर कई सारे पेंटिंग वगैरह ये सब बने हुए थे। और उसके बाद जो स्टेटमेंट 2 है वो भी बेसिक बुक का सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि तमाम सारी बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी बन रखी थी ताकि बुद्धिज्म का प्रमोशन किया जा सके, तो दोनों स्टेटमेंट सही है।
उसके बाद यहाँ पे ये है कि धम्म जो है ये प्राकृतिक वर्जन है धर्म का, जो कि संस्कृत का शब्द है, जबकि पाली वर्जन है। और साथ में ये धम्म हिंदू इनफैक्ट किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये अपने आप में गलत है। और दूसरा है कि अशोका ने बुद्धिज्म के खातिर धम्म का प्रोपोगेशन किया। तो जी हाँ, बिल्कुल अशोका ने जो है इस धम्म का प्रचार जरूर किया था, लेकिन वो किसी धर्म से रिलेटेड था ही नहीं, वो गुड कंडक्ट से रिलेटेड था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बी होना चाहिए इसका। उसके बाद 31 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है कि प्रताप न्यूज़पेपर में इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी और ये सबका सब सही है। और दूसरा है कि इन्होंने प्रताप की शुरुआत राजस्थान से करी थी, तो महाराणा प्रताप राजस्थान को रिलेट मत कीजिएगा क्योंकि इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत, सी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जिन्ना भले ही 1937-39 के बीच में इस चीज़ का विरोध कर रहा हो, लेकिन कांग्रेस वाले लगातार वंदे मातरम गाते थे वहाँ की विधान परिषदों में, ये चीज़ तो सही है। लेकिन दूसरा ये है, सर सैयद अहमद खान ने ये नहीं कहा था कि पहले ये कांग्रेस की तरफ थे, पहले ये इसने ये कहा था कि कांग्रेस के विरुद्ध था पहले, लेकिन अब ये भारत की एकता के लिए खड़ा होगा, जबकि ये चीज़ उल्टी लिखी हुई है। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत, सी। उसके बाद पॉलिटी से सवाल चालू हो गए हैं। 243 के पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड है, जो कि ऑब्वियस बात है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो ए का 2 सिर्फ डीमेटिक किया, आगे बढ़े। बाकी 243 आई फाइनेंस कमीशन स्टेट का, ऐसे ही आप मिला सकते थे। उसके बाद भी सेम नेचर का सवाल, संस्कृताइजेशन MN श्रीनिवास, इन्हें जाता है क्रेडिट, तो ए का 4 सिर्फ यहाँ पे है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 35 का हो गया बी। उसके बाद अर्थ की क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं परसेंटेज बाय वेट के हिसाब से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सबसे पहले, सबों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, तो 3, जहाँ पे 3 पहले है वो वाला ऑप्शन होगा, बाकी सारे चले जाएंगे बी। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन यानी 3 > 1 वही दिया है, ऐसे ही आप मिला सकते थे। उसके बाद 37 में अगेन आपको घबराना नहीं था, किसी एक को पकड़ लेना था जो भी आपको आता हो। तो ये जो सर्क टर्म है ये हम सुने हुए होते हैं हमारी ज्योग्राफी में, इसका ये मतलब होता है कि जो ग्लेशियर की वजह से आगे जाके पहाड़ बनते हैं वो, यानी ए का 2 सिर्फ ए में है, बाकी कहीं नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 38 नंबर, यहाँ पे 1960 के दशक में भारत सरकार के जो समय के कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी, सही बात है। लेकिन दूसरे में दी गिवन है आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सारे जो नाटे बीज मंगवाए गए थे ना, जो जल्दी उग जाते थे और लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते थे, वो सब जापान से इंपोर्ट किए गए थे, जबकि ऐसा नहीं है, मैक्सिको से मंगवाए गए थे वो। तो दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत, मतलब सी। उसके बाद आगे देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अक्टूबर 2009 में आया था, तो बिल्कुल भी नहीं है, 2007 में आया था। ये सवाल आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो SC की टेस्ट सीरीज थी ना, उससे डायरेक्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट था उधर। और दूसरा है कि ये वाला जो मिशन था इसमें राइस के प्रोडक्शन को 10 मिलियन बढ़ाना था, वीट के 8 मिलियन, पल्स के 4 मिलियन, लेकिन ऐसा आपको 12 5 ईयर प्लान के एंड में करना था ना कि 11, तो ये भी गलत। तो दो के दोनों यहाँ पे गलत, मतलब बी। अगला सवाल आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारी NCERT ज्योग्राफी होती है उसमें साइड में जो डेफिनेशन दी होती है वो एक्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट है, हालांकि दो उनमें से अलग है। जो मैच कर रही है वो है 1 और 2, क्योंकि राटजेल साहब के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, और एलन साहब के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो ये है, बाकी सब गलत है, तो 1 और 2। उसके बाद ओशियन का जो रीजन होता है उसमें जो लेयर होती है ना, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जो सबसे कम गहरी है उसको सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा गहरी है उसको सबसे बाद में। तो यहाँ पे जो एपीपैलेजिक है वो पहले आएगा, उसके बाद मीजोपैलेजिक 2 और 1 शुरुआत में कहाँ पे है, सिर्फ बी में, इसको टिक किया और आगे बढ़े। अगला सवाल आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो यहाँ पे टर्म है उनकी डेफिनेशन सीधे सीधे सामने लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 ABCD सी ऑप्शन। उसके बाद सीधे सीधे डेफिनेशन से सवाल है, आपको फॉल्स चुनना है, यानी जो गलत है वो चुनना है। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे होते हैं जिनमें जान होती है, तो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद है कि जो रीजनरेट हो जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, ये गलत है। और जो मिलियन ऑफ ईयर्स लगा देते हैं रिन्यू होने में वो रिन्यूएबल है, जबकि वो नॉन रिन्यूएबल है। तो 2 और 3 यहाँ से फॉल्स है और वही अपना ऑप्शन होगा बी। उसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। तो अगर किसी राज्य की विधानसभा में कोई बिल पेंडिंग है और राज्य की विधानसभा मान लो खत्म कर दी गई, प्रोरोग कर दी गई, तो यहाँ पे वो बिल लैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगला सेशन फिर आएगा, फिर बिल वहीं से चालू होगा, तो ये गलत है। और दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बिल है जो विधान परिषद में अगर वहाँ पे है तो उधर रखा हुआ है, लेकिन असेंबली पास कर चुकी है और असेंबली अचानक खत्म हो गई, तो वो बिल जो है लैप्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब असेंबली चली गई तो काउंसिल के पास रखा है तो क्या मतलब है, ये अपने आप में सही है। लेकिन जो तीसरा है उसमें इसी का एक और ऑप्शन भी दे रखा है कि वो लैप्स नहीं होगा, तो ये भी गलत है, डी यहाँ से सही है, 2 ओनली। 45 में हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो ड्यूटी में पहला वाला तो है 11वें नंबर की वो ड्यूटी थी, साल 2002 में 86 में संवैधानिक संशोधन से आई थी, लेकिन जो अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स है वो DPSP है, आर्टिकल 45 है शायद, वो ये नहीं है। उसके बाद एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, 1 3 4 मिल चुके हैं, लेकिन 5वां गलत है। BPL के लोगों के लिए क्या करना चाहिए इस संबंध में कोई पॉइंट नहीं है उसमें, तो बी। उसके बाद हमारे सामने है सॉइल के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट छांटने हैं। तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो वाटर अच्छे से ऑब्जर्व करती है, प्लांट को न्यूट्रिएंट देती है और जड़ को पकड़ के रखती है, क्या ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं है, तो सही है। दूसरा है कि हमारे आसपास के जो फॉरेस्ट और ट्री कवर होते हैं वो डेजर्टिफिकेशन को रोक देते हैं और सॉइल को पकड़े रहते हैं, उसका इरोजन नहीं होने देते, न्यूट्रिएंट साइकिल और वाटर साइकिल सबको मेंटेन रखते हैं, तो ये तो सही है, जबकि यहाँ पे गलत छांटना है। अब यहाँ पे जो भी जमीन पे ग्रास होती है वो जड़ को पकड़ के नहीं रखती है और ये सब करने में सक्षम नहीं है, जबकि ये गलत है, ऐसा कर सकती है वो। 47 में आपको आर्टिकल 18 के बारे में सही स्टेटमेंट चुनना है। तो अगर कोई दूसरा देश हमें कोई टाइटल देता है तो हम ले लें क्या, नहीं ले सकते, गलत है। और बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन फेडरेशन 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पद्म विभूषण पद्मश्री टाइटल तो जरूर है लेकिन राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके खिलाफ है, ये गलत, दोनों गलत, मतलब डी। अब DPSP के बारे में यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट छांटने हैं। तो सबसे पहला है कि DPSP के 3 हिस्से हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो वैसे तो लिबरल इंटेलेक्चुअल एक साथ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उदारवादी है तो इसको आप सही मान सकते हैं। और जो आर्टिकल 43 है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, वो गांधीयन प्रिंसिपल का हिस्सा है पहली बात तो, और इसलिए वो नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग बना, बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है जबकि यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल लिखा हुआ है, ये गलत। और दूसरा DPSP नॉन जस्टिसेबल है लेकिन यहाँ जस्टिसेबल दिया, ये गलत, तो दोनों गलत है, मतलब बी।
उसके बाद है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया था, सही बात है। और भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर दे। ऐसा नहीं है, संविधान कल को चाहे कि फंडामेंटल राइट ही गायब कर दें तो वो नहीं कर पाएगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो पहला सही, दूसरा गलत, मतलब सी। अगले सवाल में जो इवेंट है इसको आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले हुई उसको सबसे पहले और जो सबसे बाद में हुई उसको सबसे बाद में। तो जो केक वाली ट्रिक है ना, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो डी बी सी और उसके बाद डी बी ए फिर सी, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको शेड्यूल दिए हुए हैं संविधान के और उसको मिलाना है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये तो फर्स्ट शेड्यूल सीधे सीधे मैच कर रहा है, तो 1 का ए। 2 ऑप्शन आपने वैसे ही हटा लिया। उसके बाद अगला देखिए आप कौन सा जल्दी मिला पाएंगे। ये जो 5th शेड्यूल देख रहे हैं ना, ये शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित है, तो 5 का डी। तो 5 का डी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 का ए, 5 का डी, तो कुल मिला के सी। उसके बाद बुक्स और ऑथर्स को आपको मिलाना है। ये जो एस खिलनानी इन्होंने द आइडिया ऑफ इंडिया लिखी थी, तो ए का 1। उसके बाद अतुल कोहली ने डेमोक्रेसी और डिसकंटेंट लिखा था, तो डी का 2। डी का 2 ढूंढिए, सिर्फ डी में मिल रहा है ऑप्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो सही है। आर्टिकल 356 के हिसाब से सरकार स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट के आधार पर लगा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका ग्राउंड ये होता है कि जब भी केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि फलानी राज्य सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से काम करने में सक्षम नहीं है, तब लग जाता है। उसके बाद एक बार इमरजेंसी लग गई तो फेडरल पावर्स सस्पेंड हो जाती हैं और सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाते हैं। ये सही है। और 42वां संवैधानिक संशोधन इमरजेंसी के टाइम पे आया था, ये भी सही है। पहला यहाँ से गलत है, 2 3 सही हो चुके हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहाँ पे जो एक चेंज हुआ था उनमें से क्या ये था कि जितने भी यहाँ पे विधानमंडल होंगे 5 से 7 साल कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, 5 से 6 साल कर दिया जाएगा, ऐसा था उस वक्त। ये गलत, तो 2 और 3 सही है, मतलब सी। उसके बाद 55 नंबर में आप देखिए क्रोनोलॉजी में लगाना है। पॉलिटी में देखिए क्रोनोलॉजी का आ गया, तो इतनी क्रिएटिविटी होती है आयोग की। तो नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो दिसंबर 1946 में आया था, बाकी सब घटनाएं उसके बाद नहीं है। तो 4 नंबर सबसे पहले कहाँ पे है, सी में, इसको टिक किया और आगे बढ़े। बाकी आप देख लीजिए अम्बेडकर की जो स्पीच थी वो 25 नंबर 1949 के आसपास आई थी। उसके बाद नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 24। इस क्वेश्चन को फिर से शुरू से सुनिएगा, यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पे जो अम्बेडकर की स्पीच है ये वो वाली नहीं है जब संविधान अडॉप्ट हुआ था उससे पहले वाली, जो उनकी मेडन स्पीच है सबसे पहले वाली, उसकी बात हो रही है। और वो आई थी 17 दिसंबर 1946 को। और उससे भी पहले इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बन चुका था सन 45 में। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, सन 45 की बात है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 4। उसके बाद अम्बेडकर की पहली स्पीच, ये 17 दिसंबर 1946 के आसपास। और फिर फ्लैग अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कब, 22 जुलाई 47 को। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी आपका करेक्ट बना। 55 का कौन सा ऑप्शन बना, 3412 यानी कि डी। ये डी ऑप्शन है, ध्यान रखना, इसका ऑर्डर बता दिया 3412। उसके बाद यहाँ से आपको मैच कराना है, निजाम सागर डैम मंजीरा रिवर पे है, तो ये का 3 सिर्फ ए में है, इसको टिक किया और आगे बढ़े। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग, ये भी स्टैंडर्ड बुक से है। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कंसेप्ट दिया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। सिर्फ ये अगर आपको पता होता तो ए का 2 आप देख लेते, सिर्फ ए में है। उसके बाद मैचिंग है, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट से, 72 पार्डनिंग पावर, 54 इलेक्शन, 123 ऑर्डिनेंस और 76 अटॉर्नी जनरल। तो 1 2 3 4 ABCD यानी सी। इसके बाद आपको प्लेट्यू और ओशियन को मिलाना था। इसमें जो अल्बेट्रोस है ये साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन से है, तो ए का 3 सिर्फ बी में है। उसके बाद जोग्राफर और उनके देश को मिलाना है। ये जीन ब्रून साहब ये फ्रांस से हैं, ये सही है। ये अल इदरीसी ये इंग्लैंड से नहीं है, ये अरब से है, तो यहाँ पे 2 इन्होंने सही माना है, वो ऑप्शन चला गया। उसके बाद जो डेविड हार्वे हैं ये स्पेन से ना होकर ब्रिटेन के हैं, तो यहाँ पे 3 इन्होंने सही माना है, वो भी चले गए। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है आपका सही हो गया। इसके बाद सॉइल की डेफिनेशन दे रखी है और सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे सरल स्टेटमेंट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 लेटराइट सॉइल जो होती हैं उनमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है। तो जहाँ पे इन्होंने 4 को सही माना है वो 2 ऑप्शन आप हटा चुके हैं। उसके बाद जो पीट और मार्सी सॉइल होती है ना, उनमें ऑर्गेनिक मैटर भर भर के मिलता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें कमी होती है। तो 3 भी जहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट करा वो भी चला गया, तो 1 और 2 यहाँ से सही हो गया। उसके बाद सही स्टेटमेंट वापस से आपको चुनना है। तो खरीफ और रबी जो है ये अरेबिक लैंग्वेज से आए हैं, जहाँ पे खरीफ का मतलब पतझड़ और रबी मतलब स्प्रिंग, ये सही है। तो जहाँ पे इन्होंने 1 को सही नहीं माना है वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, जैसे कि ये दोनों। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट आपको सही से पता है उसको देख लेते हैं। ज़ैद सबसे छोटा सीजन होता है और उसमें सीजन की फल और सब्जियां उगती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे 4 इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है वो भी चला गया, तो बाय डिफॉल्ट बी 1 और 4 सही हो गया। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, तो ए का 2 इन दोनों में नहीं मिला। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 होते हैं, तो बी का 1। उसके बाद रूल कमेटी में 31 होते हैं, तो सी का 3 यहाँ पे है, डी को टिक किया और आगे बढ़े। उसके बाद 65 भी मैच दी फॉलोइंग आर्टिकल 265 के हिसाब से कोई भी नया टैक्स कानून लाए बिना नहीं लगाया जा सकता। 266 कंसोलिडेटेड फंड, 267 कंटीजेंसी फंड, 263 इंटर स्टेट काउंसिल। तो ABCD 1 2 3 4 ए। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल सवाल यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव से बार्गेनिंग की ओर जा रहा है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेटमेंट कई बार दिए, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट आता रहा है, कई सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी कुछ विवादित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एक क्षेत्र जिस पे गोवा कर्नाटक दोनों कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब बार्गेनिंग ही तो है सेंटर से। और दूसरा है कि रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास होती है, बिल्कुल सही है 248 के हिसाब से। अगर कोई पूछा जाए कि ऐसा क्यों है कि इंडिया का फेडरलिज्म बार्गेनिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका जवाब क्या आप ये देंगे कि रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है। बार्गेनिंग आप उसी से करते हो जो मजबूत पक्ष होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर को समझा भी पा रहा है। उसके बाद 66 नंबर है कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन के हिसाब से इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था, जिससे कांग्रेसी संतुष्ट नहीं थे, सही बात है। दूसरा है मुस्लिम लीग वालों ने इसलिए क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड क्रिप्स वाले मान रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सब मनगढ़ंत कहानी है। तो पहला सही दूसरा गलत, सी। इनफैक्ट मुस्लिम लीग वालों ने भी इसको रिजेक्ट ही करा था। अब 67 नंबर आपको ध्यान से पढ़ना है, मैचिंग नहीं करानी है, जो जिसके सामने है वो सही आंसर है कि नहीं ये पहचानना है। तो लैंग्वेज कमेटी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल के पास थी, जबकि यहाँ पे दूसरा नाम लिखा है। माइनॉरिटी कमेटी एचसी मुखर्जी के पास थी, नहीं, माइनॉरिटी सब कमेटी थी इनके पास। फंडामेंटल राइट सब कमेटी कृपलानी साहब के पास थी, ये सही है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट वल्लभ भाई पटेल के पास थी, ये सही नहीं है। तो सिर्फ एक पेयर मैच कर रहा है, ओनली 1 पेयर। उसके बाद आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है।
सबसे पहले जो आसान है वो देखते हैं। गवर्नमेंट जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, कई बार लगा सकती है और लगाई भी है। अभी हाल ही में कोरोना में बाहर निकलना आपका अधिकार है, लेकिन क्यों रुक रहे थे आप, समझ गए होंगे। तो 3 नंबर पक्के तौर पे गलत है, वही चुनना भी है। फिर 1 है, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने बिल ऑफ राइट 1930 में पेश किया था क्या? ऐसा नहीं है, 1928 के बाद ये लोग दिखाई भी नहीं पड़े थे, तो 1 एंड 3 गलत है, डी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से यहाँ पे सवाल चालू हो गए हैं। तो जो मुस्कान इनिशिएटिव है उसके बारे में आपसे सही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 12 साल से जो कम के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर रोकना इसका पर्पस है, सही बात है। प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ये गलत हो गया। चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सही बात है। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, तो 1 एंड 3 यहाँ से सही है। उसके बाद आपको मैचिंग करानी है, एलिमिनेशन मेथड का आपको ध्यान रखना है। ये जो यूनानी है इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कई देशों के कंसेप्ट को एक साथ मिलाया गया है, जैसे इजिप्ट, अरेबिया, इंडिया, चाइना और सीरिया, ईरान। तो 3 का ए पक्के तौर पे होगा, 3 का सी नहीं होगा, ना डी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिद्ध है, सिद्ध में यहाँ पर जो प्रूवन चीज़ें होती हैं ना, जैसे एंटीडोट, दवाइयाँ, उनका इस्तेमाल होता है सिद्ध में। तो 2 का डी, 3 का ए मतलब सी। उसके बाद यहाँ पे मैचिंग करानी है। गुजरी महल हिसार में है, इतनी सी बात अगर हमको पता है तो ए का 3 ढूंढेंगे, सिर्फ सी में मिलेगा। उसके बाद एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, दूसरी तरफ जिला है, तो हिसार एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में भिवानी छोड़ के बाकी सब आएंगे, तो ए नहीं चाहिए हमें। उसके बाद अगर आप देखें सी में, तो करनाल के अंदर कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, सी भी हट गया, तो बाय डिफॉल्ट बी और डी सही हो गए। उसके बाद 73 नंबर है साइंस है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होती है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में बनाए रखती है, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना वो उसको बनाए रखता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से आता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है, सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, सही है, इसको सैकरीन कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गन्ने से 100 गुना ज़्यादा मीठा नहीं है, ये 500-600 गुना ज़्यादा मीठा है, तो सही स्टेटमेंट 1 एंड 2 हुए। उसके बाद 75 नंबर है कि जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं, जैसे कि जो पर्ल्स का जो सोप है, आर पार जो जिस साबुन से देखा जा सकता है, उसको इथेनॉल में डाल के और इवोपरेट करा के बनाया जाता है, सही है। जो शेविंग क्रीम होती है उसमें ग्लिसरॉल मिला होता है, ये सारी चीज़ें नहीं मिली होती हैं, ये किसी और साबुन में मिला होता है, तो दूसरा गलत है और हमने चुनना है सही, यानी 1 एंड 3। उसके बाद डेफिनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन, माउल्टिंग में बाहर की लेयर हटाई जाती है, तो ए का 4 सिर्फ बी में गिवन है, इतने से आपको मिला के आगे बढ़ जाना था। उसके बाद इनमें से कौन सा सही है? तो जू स्पोर्स जो हैं ये मोटाइल होते हैं, इनकी वजह से चलना संभव होता है, और कॉनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं। जेमीम्यूल्स अंदर एक बर्ड इंस्टॉल होती है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, और आपको इसको देख के घबराना नहीं था, सारे सही हैं। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग करना है, बहुत ही आसान है। खेत खाली फिर भी खुशहाली, मतलब खेत को खाली रख के भी सरकार आपको कुछ दे रही है। तो फर्स्ट का डी, फार्मर विल गेट बेनिफिट इफ द लैंड वेयर द पैडी इज ग्रोन इज केप्ट फॉलो। जो धान की फसल है वो पानी ज़्यादा खपत करती है, तो अगर आप उसको खाली रखोगे तो पानी एक तो बचेगा और ऊपर से आपको सरकार पैसे भी देगी। तो फर्स्ट का डी कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद मेरे पानी मेरी विरासत, यानी कि आप जो है अपने खेत पे चावल मत उगाओ, कोई और फसल उगा दो और सरकार आपको प्रमोट करेगी। तो 2 का सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? डेंटल ट्रीटमेंट, रिफरल ट्रांसपोर्ट, ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी, सब कुछ शामिल होगा, यानी 4 में जो गिवन है वो होगा। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से क्या क्या सरकारी योजना या पोर्टल रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट इंडिया साइज, सीओई के, विजन एसटी, ये रिलेटेड है। 1, 2 एंड 3 चैंपियन पोर्टल रिलेटेड नहीं है, ये हमारा एमएसएमई से रिलेटेड है। उसके बाद पीएमजे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी 3। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में जो गलत है वो बताना है। तो गलत में तो ये है कि 55 साल में उसको 2000 महीने मिलना चालू हो जाएंगे, जबकि 60 साल में 3000 मिलना चालू होना था, ये सही है। उसके बाद है कि जो ये एक बार जिसने स्कीम चलाई है वो मर जाता है तो उसके मेंबर्स को उसकी पेंशन का आधा मिलना चालू हो जाएगा फैमिली पेंशन के तौर पे, लेकिन वो मेंबर को नहीं मिलेगा, वो उसके स्पॉस को मिलेगा, कि अगर किसी वृद्धा ने चालू किया तो उसके पति को, और किसी वृद्ध ने चालू किया तो उसकी पत्नी को, तो इसलिए ये भी गलत है। और साथ में 50 से 500 का महीना देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। 29 साल से कम हो तब अलग कंट्रीब्यूशन होता है आपका, ज़्यादा हो तब अलग होता है। 1, 3 एंड 4 गलत है। अब इसके बाद ये जो खोरिया है ये डांस फॉर्म है, इतना अगर आपने पकड़ लिया तो 1 का सी सिर्फ बी में है, इसको टिक किया और आगे बढ़े। अगर ये भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। मंजीरा, वो बोलते नहीं है लड्डू बर्फी जम के खाओ, ढोल मंजीरा खूब बजाओ, तो मंजीरा बजाने की चीज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो 2 का डी, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। उसके बाद हरियाणा के मैप से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैप को अगर आप देख के अच्छे से गए होते हैं या फिर आपने अपने स्टेट में खूब ट्रैवल किया है तो तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जींद से हिसार, कैथल, पानीपत, करनाल सबकी सीमा लगती है। रोहतक से जींद, चरखी दादरी, हिसार, रेवाड़ी की नहीं लगती, वो दूर है, ये गलत हो गया। बाकी रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह, झज्जर सबकी लगती है, लेकिन हिसार से सिरसा दूर पड़ जाता है, तो 1 एंड 3। उसके बाद अग्निपथ स्कीम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। मंथली पैकेज मिलेगा, रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, जो कि ग्रुप डी वालों को मिलता है रेलवे में, सही है। एक बार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले तो सवाल ही नहीं उठता, 4 साल का इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। जहाँ पे 2 एक्सेप्ट हुआ है वो ऑप्शन गलत है। उसके बाद यहाँ पे कि सेवानिधि जो पैकेज उनको मिलेगा ना, यानी कि जो 11 लाख समथिंग मिलेंगे वो इनकम टैक्स से फ्री रहेंगे, खैर ये तो सही है। लेकिन चौथा है कि 24 लाख का बीमा मिलेगा, जबकि 48 लाख का मिलना है, तो 4 भी गलत है। 1 एंड 3 ये दोनों सही है। ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में बात हो रही है, तो ईवीएम में पायलट बेसिस पे शुरुआत हुई थी त्रिशूर असेंबली, जो कि केरल में 1982 में, सही है। ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और BEL ये करती है, ये दोनों सही है। अब वीवीपैट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नागालैंड में हुई थी, तो ये गलत है। उसके बाद चौथा है कि वीवीपैट में एक स्लिप निकल करके आती है जिसमें सीरियल नंबर और सिंबल होता है, जिसके ऊपर आपने वोट डाला है, जबकि नहीं उसका नाम भी होता है, इस वजह से 1 एंड 2 ही सही है। उसके बाद यहाँ पे मैचिंग करानी है, तो नॉर्थी ड्रोन ये अनवांटेड 72 जो नहीं एंटी फर्टिलिटी होता है, गर्भ निरोधक, वैसा है ये, तो ए का 2 कहाँ पे मिल रहा है आपको?
सिर्फ बी में। उसके बाद एक पैरासाइट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डॉटर जो है उसकी एक खास टाइप की जड़ होती है और वो जड़ अगल बगल वाले पौधे को पकड़ती है, ये सही है। इसकी पत्तियां नहीं होती हैं, ये भी सही है। और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से, ये भी सही है। और एक बार ये किसी दूसरे की जड़ को पकड़ ले तो दूसरे की भी जड़ छूट जाती है, तो सब कुछ यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे 89 नंबर अगेन मैचिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने ये पकड़ा कि जो ईशान उदय है ये नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो बिना घबराए आप 3 का डी ढूंढने निकल पड़ेंगे। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है बी। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको मैचिंग करनी है। खादर बांगर कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू पता होना चाहिए किसी भी स्टेट पीसीएस में अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पे 90 नंबर में आपको मैचिंग करनी है। तो जो जिसके सामने वही उसका आंसर आपको दे रखा है। वैसे खादर बांगर कौन सा ओल्ड एलुवियम है कौन सा न्यू है ये आपको स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो बांगर ओल्ड है, खादर न्यू गिवन नहीं है, तो फ्लड प्लेन्स ऑफ यमुना ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। DE 4 5 और 1 2 3 आमने सामने है ही, तो 490 का। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिक्स डे जो सेलिब्रेट होता है 29 जुलाई को, नहीं 29 जून को। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन जो है ये 2004 में आया था, नहीं 5 में आया था ये। उसके बाद CPI रूरल, CPI अर्बन, ये सब 100 है, ये सही है। फॉल्स चुनना है तो 1 एंड 2। इसके बाद आपको मैचिंग करनी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से किसानों को इस चीज़ की सहूलियत हो जाती है कि वो घर बैठे मार्केट को एनालाइज कर सकें, लोन की संभावनाएं तलाश सकें और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 1 का डी कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन डी में बस। उसके बाद यहाँ पे 93 में इनकरेक्ट चुनना है। फास्टर जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे 2022 में लेके आए थे ना कि 21 में, तो फर्स्ट गलत है और इसका मतलब उसे हम ऑप्शन में ले सकेंगे। बाकी दूसरा तो खैर पूरा का पूरा सही है। जितनी भी इंटरिम बेल जजमेंट अभिरक्षा जो पत्र होता है कि जेल भेजने से पहले जो लिखा जाता है वो सबका सब डिजिटल मिल जाएगा। और अगर ये सब डिजिटल मिल रहा है तो फालतू की देर नहीं लगेगी, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा है इसका मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है ना कि सेफ, इस वजह से ये भी 1 एंड 4। इसके बाद लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर के बारे में बात हो रही है। आपको बिना घबराए जो भी आपको आता हो और आपको सरल लग रहा है उसको चुनना है। तो यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के केस में 75% कवरेज मिलेगा ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों के लिए। तो 4 हमें कंफर्म चाहिए, जहाँ पे वो नहीं है वो ऑप्शन चला गया। इसके बाद 3 हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला है कि 50% कवरेज मिलेगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट 1 एंड 4 सही हो गया। इसके बाद यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के बारे में बात हो रही है। मुगल गार्डन स्टाइल का एग्जांपल है, सही बात है। पटियाला के प्रिंसली स्टेट ने आगे जाकर इसको रिनोवेट किया था, ये भी सही बात है, लेकिन इसको बनवाया गया था 17वीं सेंचुरी में ना कि 15वीं में, तो 2 एंड 3 सही है। इसके बाद मैचिंग करानी है सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, तो ऑब्वियसली बात है पंचकुला। 1 का बी, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बी को टिक किया और आगे बढ़े। उसके बाद सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, 1 का सी, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद पीएमसी के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो 3 नंबर आप जरा पढ़िए। इसमें एग्जिस्टिंग स्कूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के संचालन में है सिर्फ इन्हीं को कवर किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे लोकल बॉडी के हो सब शामिल होंगे। 3 जहाँ पे एक्सेप्टेड है वो ऑप्शन कट गया, सिर्फ डी बच गया। आखिरी के 2 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 99 नंबर यूनिफॉर्म लीनियर यूनिफॉर्म सर्कुलर के डिफरेंस के बारे में आपसे पूछा है। तो यूनिफॉर्म लीनियर के केस में बॉडी सीधे जाती है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन सर्कुलर के केस में भले स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही बात है। यूनिफॉर्म लीनियर के केस में वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस चेंज आता है, लेकिन सर्कुलर के मोशन के केस में वेलोसिटी बदलती नहीं, जबकि अभी हमने बोला बदलती है, गलत। यूनिफॉर्म लीनियर के केस में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है लेकिन सर्कुलर के केस में नहीं देखने को मिलता। अरे भाई बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी जहां भी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा ही। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, सिर्फ पहले वाला सी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कौन सा गलत है, फॉल्स वाले आपको चुनना है यहाँ पे। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरते हैं, ये तो सही है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है फ्रीली फॉलिंग वाले का वो मास पे डिपेंड करता है, तो नहीं करता, तो ये वाला हम ले लेंगे अपने में। अगर किसी को ऊपर से ऐसे छोड़ दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, लेकिन अगर किसी को ऐसे उछाल दिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, तो ये तो सही बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है। ये भी नहीं ले पाएंगे, ओनली 2 हम ले लेंगे, ये नहीं है इसका।